ओके। तुम्हारा बात तुम बोल लो। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो कल की क्लास में हमने स्टार्ट किया था सदन की कार्रवाइयाँ, है ना, उसके बारे में चर्चा स्टार्ट की थी। और मैंने आपको बताया था कि सदन की जो कार्रवाई है उसको 11 घंटे के शाम को चलती है सदन का जो सेशन, ठीक। और उसका जो पहला घंटा होता है उसको कितना जानते हैं, निकालिए प्रश्नकाल, है ना, उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शून्यकाल, प्रश्नकाल, क्वेश्चन आंसर कहते हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो अगला जो घंटा होता है 12 बजे से लेकर के और 1 बजे तक का, इसको हम बोलते हैं 0 आवर, ठीक है जी। तो इसमें पहला घंटा क्वेश्चन आंसर है, दूसरा जो घंटा होता है वो 0 आवर होता है। लेकिन देखिए ये जरूरी नहीं है कि 0 आवर रेगुलर है ना। जो 1 घंटा जो 12 से 1 वाला जो घंटा है, ये इसमें क्या हो रहा है कि ये शुरुआत सबसे पहला जो घंटा है 11 बजे से 12 बजे वाला, वो है क्वेश्चन आवर, है ना। अपने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दी थी कितने टाइप के पूछे जा रहे हैं, 4 तरीके के, है ना, तारांकित, आतारांकित, सूचना और किसी गैर सरकारी सदस्य के द्वारा, ठीक। इसके बारे में हमने सारी चर्चा कर ली थी। अच्छा ये बताओ, जो तारांकित प्रश्न है उसमें अधिकतम कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आतारांकित में 230 लोकसभा और 200 राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को बता दिया 230 क्वेश्चन। अच्छा से बता दिया, एक दिन में अधिकतम 230 प्रश्न। हाँ ये मैंने एक में बोल दिया, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है, एक दिन में अधिकतम 230 लोकसभा में पूछे जा सकते हैं और 200 है राज्यसभा में। ये मैंने अलग अलग दोनों को लिखा था, एक साथ 230 लिख पाता था। तो 230 है लोकसभा में और 200 है राज्यसभा में। उसके बाद जो अल्प सूचना के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें संख्या कोई भी निर्धारित नहीं है, वो उतने ही क्वेश्चन वहां पर पूछ सकते हैं जितना लोकसभा अध्यक्ष या सभापति आवश्यक समझे, ठीक है। जितने की वो परमिट कर देगा, परमिशन दे देगा, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका जो गैर सरकारी वाला है वो है मान लीजिए उसमें भी अध्यक्ष भी अलाउ करेगा उसके लिए, ठीक। अगला लिख लीजिए आप 0 आवर या शून्यकाल, ये बता लीजिए 0 आवर या शून्यकाल, ठीक है। देखिए ये दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक चलता है 0 आवर। ये दोपहर 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। यह संसदीय शासन व्यवस्था को भारत की देन है। यह संसदीय शासन व्यवस्था को भारत की देन है तथा इसका आरंभ 1962 से माना गया है। यह संसदीय शासन व्यवस्था को भारत की देन है तथा इसका आरंभ 1962 से माना जाता है। एक लिखिए, इस शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम मीडिया के द्वारा हुआ। इस शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम मीडिया के द्वारा हुआ। ठीक है, इस शब्द का प्रचलन सर्वप्रथम मीडिया के द्वारा हुआ। लिखिए, संसदीय शासन नियमावली में इस शब्द का कोई भी जिक्र नहीं है। संसदीय शासन नियमावली में
इस शब्द का कोई भी जिक्र या प्रावधान नहीं है। तो इस शब्द का संस्कृत शासन व्यवस्था में कोई भी जिक्र नहीं है। ये जो वर्ड है ये ऑर्डिनेटली किया गया है मीडिया के द्वारा, ठीक है ना। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं पर भी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्रक्रिया के अंतर्गत हो मीडिया इसको जीरो और कहना चालू कर दे। तो ये एग्जैक्ट 12 में चालू होता है, 12 को आप देखते हैं 12 लिखा होता है 12 के लिए, ठीक है ना। तो इसलिए उसको जीरो वार कहते हैं मीडिया के द्वारा। ओके आगे लिखते हैं जीरो वार में किसी भी प्रश्न को शून्यकाल में किसी भी प्रश्न को बिना पूर्व सूचना के शून्यकाल में किसी भी प्रश्न को बिना पूर्व सूचना के पूछा जा सकता है। शून्यकाल में किसी भी प्रश्न को बिना पूर्व सूचना के पूछा जा सकता है और इसकी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित भी नहीं किया जाता और इसकी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित भी नहीं किया जाता। ठीक है, और इसकी कार्रवाइयों को रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित भी नहीं किया जाता। परंपरा के अनुसार लोकसभा में एक दिन में अधिकतम 20 प्रश्न। परंपरा के अनुसार लोकसभा में शून्यकाल की बात चल रही है। परंपरा के अनुसार लोकसभा में शून्यकाल में अधिकतम 20 प्रश्न और राज्यसभा में अधिकतम 7 प्रश्न पूछा जा सकते हैं। परंपरा के अनुसार लोकसभा में अधिकतम 20 प्रश्न और राज्यसभा में अधिकतम 7 प्रश्न पूछा जा सकते हैं। तो किसी भी दिन 12 से 1 बजे का समय है शून्यकाल, तो उसमें किसी भी दिन लोकसभा में 20 प्रश्न उठाए जा सकते हैं और राज्यसभा में 7 प्रश्न उठाए जा सकते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपका वो तो एक अलग मैटर है। जो क्वेश्चन आपने तो उसको रखते हैं क्या क्वेश्चन पूरा करने के लिए, उसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन है। लेकिन जो वैसे उसको देखना ठीक है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, जीरो वाला देख लिया। अच्छा एक लास्ट टाइम लीजिए, देखिए जीरो वार की कार्यवाही को यानी शून्यकाल की कार्यवाही को दैनिक रूप से किया जाना अनिवार्य नहीं है। शून्यकाल की कार्यवाही को दैनिक रूप से किया जाना अनिवार्य नहीं है। आधे घंटे की चर्चा सेक्शन चलता है शाम को 5 से 5:30 बजे तक चलता है राज्यसभा में और कुछ निर्धारित देते हैं हफ्ते में 3 दिन। आधे घंटे की चर्चा है, आधा घंटे का एक्स्ट्रा टाइम दिया था। ठीक, आधे घंटे की चर्चा ऐड ही डालना है, आधे घंटे की चर्चा। तो यदि सदन यह मांग करता है कि प्रश्नकाल में पूछने गए किसी विषय पर, यदि सदन यह मांग करता है कि प्रश्नकाल में पूछे गए किसी विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता, प्रश्नकाल में पूछे गए किसी विषय
विषय पर विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है तो अध्यक्ष या सभापति आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान करते हैं। अध्यक्ष या सभापति आधे घंटे की चर्चा का प्रावधान करते हैं। मान लीजिए किसी दिन प्रश्नकाल में कोई मुद्दा उठाया गया, कोई विषय उठाया गया, अब प्रश्नकाल में 1 घंटे का समय मिला है, अब वो काफी महत्वपूर्ण होता है, जिस पर और अधिक समय की आवश्यकता है, तो फिर लोकसभा में भी मांग उठाई सकती है और राज्यसभा में मांग उठाई सकती है कि हमें इस टॉपिक पर डिस्कस करने के और अच्छा समय चाहिए, तो फिर वो आधे घंटे की चर्चा का समय अलॉट किया जाता है। ठीक है, ये पैराग्राफ में लिखे जो लोकसभा में यह आधे घंटे की चर्चा, लोकसभा में यह आधे घंटे की चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही हो सकती है। लोकसभा में आधे घंटे की चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ही हो सकती है, परंतु राज्यसभा में किसी भी दिन 5 से 5:30 तक, शाम के 5 से 5:30 तक यह चर्चा की जा सकती है। लोकसभा में केवल मंडे, फ्राइडे पूरी होगी आधे घंटे की चर्चा, और राज्यसभा में किसी भी दिन, ठीक, उसमें भी समय वही है 5 से 5:30 लोकसभा है, लेकिन मात्र 3 दिन रहेगी। राज्यसभा में कुछ भी दिन होती है, पर समय पहले 5 से 5:30, ठीक, और इसमें कोई नया टॉपिक उठाया जाएगा, एक टॉपिक उठाया जाएगा, वही क्वेश्चन आ रहा है, प्रश्नकाल वाला, जिस पर और ज़्यादा विस्तृत चर्चा करेंगे। अब एक हेडलाइन के विधेयकों का पारित, विधेयकों का पारित, विधेयकों का पारित सामान्य प्रक्रिया में और दूसरा विधेयकों की प्रगति के आधार पर विशिष्ट प्रक्रिया, ठीक है। तो विधेयकों का पारित होना, एक तो सामान्य प्रक्रिया से विधेयक बना सकते हैं, और दूसरा विधेयकों की प्रगति के आधार पर विशिष्ट प्रक्रिया से विधेयक बना सकते हैं। अब विधेयकों की प्रगति के आधार पर हम देखेंगे तो विधेयक में अलग अलग प्रगति होते हैं। एक तो विधेयक होते हैं सामान्य विधेयक, जिन्हें क्या देते हैं, एक होते हैं धन विधेयक, एक होते हैं वित्त विधेयक, और एक होते हैं संविधान संशोधन विधेयक। ये विधेयक एक प्रकार के आधार पर विधेयक होते हैं और उनको पारित करने की विशिष्ट प्रक्रिया होती है। तो पहले मिलेंगे सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया, एक सामान्य प्रक्रिया में जब भी कोई विधेयक होगा उसमें 3 वाचक हो सकते हैं, ठीक है। तो कहीं करिए सामान्य प्रक्रिया, और उसमें लीजिए इसमें विधेयकों पर 3 वाचन होंगे, इसमें विधेयकों पर 3 वाचन होते हैं। प्रथम वाचन, मतलब विधेयक पर 3 वाचन होते हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ठीक है ना। तो अब इसके बाद डालना है प्रथम वाचन,
ठीक है, समान प्रक्रिया की हम बात कर रहे हैं। समान प्रक्रिया में तरीके से 3 वचन हो गए। अभी बात करेंगे विशिष्ट प्रक्रिया पर, तो उसमें हम तीनों विधेयकों की अलग अलग बात करेंगे, ठीक है ना। सामान्य विधेयक की बात करेंगे, भंगी विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक, चारों अलग अलग। तो इसमें सामान्य प्रक्रिया में पहला प्रथम वचन लिखिए। सर्वप्रथम अध्यक्ष विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। सर्वप्रथम अध्यक्ष विधेयक को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है और निर्धारित तिथि को विधेयक को प्रस्तुत करने वाला सदस्य सदन को विधेयक के संबंध में सदन को विधेयक के संबंध में सामान्य जानकारियां उपलब्ध कराता है। सामान्य जानकारियां उपलब्ध कराता है। सबसे पहले तो क्या होगा कि कोई भी सदस्य, सदन का कोई भी सदस्य विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है, विधेयक को प्रस्तुत करेगा। अब ये अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है, लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में सभापति, कि वो उस विधेयक को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। चर्चा के लिए उसको एक्सेप्ट करना ये जो है अध्यक्ष के ऊपर, जो सभापति जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो विधेयक को बहस के लिए सदन में स्वीकार करना ही नहीं करता। अगर अध्यक्ष ने स्वीकृति दे दी तो अब जो सदस्य जिसने उस विधेयक को प्रस्तुत किया है सदन में, वो अब उसके बारे में सारी जो सूचनाएं, सारी जानकारियां वो पूरे सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगा, सबको इंट्रोड्यूस कराएगा उस विधेयक से। ठीक, अब जब इंट्रोड्यूस हो गया सब, तो अब क्या किया जाएगा कि अध्यक्ष ने जैसे उसको एक्सेप्ट किया, वापस से अपनी लिखित स्वीकृति दे दी, अब उसको तुरंत सदन के गजट में उसको नोट कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो अगली लिखिए, अध्यक्ष की स्वीकृति मिलते ही विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। विधेयक को गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है, जिस पर आम जनता भी अपनी राय रखती है। बजट में इसको प्रकाशित कर दिया गया, फिर आम जनता के पास रखा जाता है विचार विमर्श के लिए। ठीक, तो लोग जो है उस तरफ में विचार विमर्श होते। अब ये तृतीय वचन, यह सबसे महत्वपूर्ण वचन होता है। तृतीय वचन यह सबसे महत्वपूर्ण वचन होता है और इसमें यह सबसे महत्वपूर्ण वचन होता है और इसमें विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर विस्तार पूर्वक चर्चा की जाती है। विधेयक के प्रत्येक प्रावधान पर विस्तारपूर्वक चर्चा की जाती है। यह चर्चा दो प्रकार की होती है। पहला, सदन सामूहिक रूप से प्रावधानों पर चर्चा करे। सदन सामूहिक रूप से प्रावधानों पर चर्चा करे। और दूसरा लिखे,
सदन विधेयक पर विचार करने के लिए प्रवर या संयुक्त समिति गठित करती है। सदन में जब एक्सेप्ट कर लिया गया पहले वचन में आम जनता के पास राय के लिए रखा गया, तो उसके बाद क्या होगा कि जब द्वितीय वाचन होगा तो उसमें डिटेल से सारी चर्चा की जाएगी, सारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सदन के सारे सदस्य स्वीकृति वगैरह वो दूसरे वाचन में होता है। और इसमें या तो सदन के सभी लोग एक साथ उपस्थित होकर के और उस पर चर्चा करेंगे, चर्चा करके, या फिर कोई एक कमेटी गठित कर दी जाएगी और वो कमेटी पहले उस पर अपनी अनुशंसा देगी विधेयक पर कि ये हाँ इस पर क्या क्या अमेंडमेंट अगर किए सकते हैं, है ना, या फिर क्या क्या संशोधन करते हैं तो स्वीकार करेंगे, क्या इसके लाभ होंगे, क्या इसकी जो है ड्रॉबैक होंगी, तो इसके लिए प्रवर समिति या संयुक्त समिति गठित किया जाएगा। ठीक, और इस संयुक्त समिति अपनी पूरी राय रखेंगे इसका। तो आगे लिखिए में संयुक्त समिति के गठन होने पर तृतीय वाचन संयुक्त समिति का गठन होने पर तृतीय वाचन 2 चरणों में विभक्त हो जाता है। संयुक्त समिति का गठन होने पर तृतीय वाचन 2 चरणों में विभक्त हो जाता है। तृतीय वाचन 2 चरणों में विभक्त हो जाता है। पहले चरण में गठित समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करती है। पहले चरण में गठित समिति विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करती है और आवश्यक संशोधन करती है। चर्चा करती है और आवश्यक संशोधन करती है। परंतु ऐसा भी संभव है कि कुछ मुद्दों पर समिति की आम सहमति न बन सके। तो ऐसा भी संभव है कि कुछ मुद्दों पर समिति की आम सहमति न बन सके। तो दूसरे चरण में ऐसे मुद्दों पर सदन में चर्चा करके समिति में सदन में चर्चा करके सहमति बनाई जाती है। चर्चा करके सहमति बनाई जाती है। ठीक है ना। सब आपस में बैठ गए, पूरी अपना चर्चा कर लिए, सहमति की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। ठीक, तो द्वितीय वाचन सिंगल द्वितीय वाचन का काम हो जाएगा। लेकिन अगर समिति बनी तब फिर कभी कभी क्या होगा कि जो दूसरा वाचन है ये भी 2 चरणों में विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। या तो पहली बार तो ये अपनी जो समिति बनी है ये अपनी रिपोर्ट वगैरह देगी, संशोधन वगैरह देगी। लेकिन अगर उनके बीच में भी कोई विरोधाभास आ गया तो फिर उसके बाद एक अलग से द्वितीय वाचन के भीतर ही उस समिति का वाचन कराया जाएगा और उस समिति में आपसी सहमति की तरीके से बनाई जाएगी। ठीक, अब लिखें तृतीय वाचन। इस वाचन में विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने के लिए
इस वाचन में विधायक को अंतिम रूप से पारित करने के लिए मतदान कराया जाता है। विधेयक को अंतिम रूप से पारित करने के लिए मतदान कराया जाता है। इस चरण में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस चरण में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधेयक में कोई भी इस चरण में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधेयक में कोई भी वाक्य या शब्द संबंधी अशुद्धि ना हो। इस वचन में यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि विधेयक में कोई भी वाक्य या शब्द संबंधी अशुद्धि ना हो। ठीक, तो विधेयक पर मतदान दो प्रकार से होता है। विधेयक पर मतदान दो प्रकार से होता है। विधेयक पर मतदान दो प्रकार से होता है। पहला ध्वनि मत के द्वारा। विधेयक पर मतदान दो विधि से होता है। पहला ध्वनि मत के द्वारा और दूसरा मतदान के द्वारा। वही रेगुलर जैसे आप चिट्ठी डालते हैं ऐसे मतदान, एक ध्वनि मत के द्वारा और दूसरा मतदान द्वारा। ठीक है, पहला बच्चों के लिए ठीक है। मतदान में यदि विधेयक के पक्ष में मतदान में यदि विधेयक के पक्ष में स्वीकृति दे दी जाती है तो मतदान में यदि विधेयक के पक्ष में स्वीकृति दे दी जाती है तो यह दूसरे सदन को मतदान में यदि विधेयक को स्वीकृति दे दी जाती है तो यह दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है। ये दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है और ये दूसरे सदन को प्रेषित कर दिया जाता है और दोनों सदनों से पारित हो जाने के पश्चात यह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और दोनों सदनों से पारित हो जाने के पश्चात यह राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेज दिया जाता है। हो गया सामान्य प्रक्रिया वाला। अब देखिए दूसरा वाला विशिष्ट प्रक्रिया से। विशिष्ट प्रक्रिया से भी हो पाएगा। विशिष्ट प्रक्रिया से ठीक। और इस विशिष्ट प्रक्रिया में तो पहले है क्या लेना साधारण विधेयक। साधारण विधेयक आर्टिकल 107 आर्टिकल 107 देखिए जन कल्याण से संबंधित विधेयक और कानून। जन कल्याण से संबंधित विधेयक और कानून होते हैं। साधारण विधेयक से जन कल्याण से संबंधित कोई भी विधेयक या कानून हो वो पारित की जाएंगे। ठीक है, आगे लिखिए। किसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए लाए गए विधेयक किसी व्यवस्था को संचालित करने के लिए या उद्देश्य से लाए गए विधेयक साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। लाए गए विधेयक साधारण विधेयक की श्रेणी में आते हैं। ठीक, प्रक्रिया
साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट, पहले सदन से पारित होने के पश्चात, पहले सदन से पारित होने के पश्चात इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। पहले सदन से पारित करने के पश्चात इसे दूसरे सदन में भेजा जाता है। ठीक, इसी के जस्ट नीचे हेडिंग एक सब हेडिंग कर लीजिए, विधेयक पर दूसरे सदन की शक्ति। विधेयक पर दूसरे सदन की शक्ति। जैसे कोई विधेयक है, प्रथम सदन ने उसको पास कर दिया, प्रथम सदन ने पास करके भेजा दूसरे सदन में, तो अब दूसरे सदन के पास अब क्या पावर है उसमें, है ना। एक तो जो दूसरा सदन है वो या तो जैसे ही विधेयक है उसको तुरंत पास कर देगा, दूसरा क्या हो सकता है कि उसको कुछ संशोधन के साथ पारित करेगा सर। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि दूसरे सदन को क्या शक्ति प्राप्त है। तो पहला पॉइंट लीजिए, दूसरे सदन की शक्ति है। पहला पॉइंट लिखिए, दूसरा सदन, दूसरा सदन विधेयक को बिना संशोधन के ही पारित कर दे। दूसरा सदन विधेयक को बिना संशोधन के ही पारित कर सकता है। ठीक, दूसरा सदन विधेयक को बिना संशोधन के ही पारित कर सकता है। और विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर दिया जाता है। और विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखिए, विधेयक संशोधन के साथ पारित कर सकता है। विधेयक संशोधन के साथ पारित कर सकता है। विधेयक संशोधन के साथ पारित कर सकता है। और उसके नीचे लिखिएगा, यदि पहला सदन इस संशोधन से, यदि पहला सदन इस संशोधन से सहमत हो, यदि पहला सदन इस संशोधन से सहमत हो तो राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर दिया जाएगा। यदि पहला सदन इस संशोधन से सहमत हो तो विधेयक राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर दिया जाएगा। ठीक है, थर्ड देखिए पहले बार में क्या होगा, हाँ इसको समझिए, कोई जो साधारण विधेयक को किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। मैंने पहली लाइन लिखा दी है ना, कि जो साधारण विधेयक है राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। इनकेस राज्यसभा में सबसे पहले प्रस्तुत किया गया तो पहला सदन बन गया राज्यसभा। अब दूसरा सदन हो गया लोकसभा, तो उस कंडीशन में लोकसभा को क्या शक्ति प्राप्त है, यानी जो भी सदन सेकेंड हाउस हो, चाहे वो लोकसभा हो सेकेंड हाउस या राज्यसभा हो सेकेंड हाउस, जिसमें पहली बार प्रस्तुत किया गया वो फर्स्ट हाउस हो गया, और जिसमें फिर पहले सदन में पास होने के बाद गया वो सेकंड हाउस हो गया। तो सेकंड हाउस को क्या पावर मिली हुई है, वही यहाँ पर बात चल रही है। तो मान लीजिए पहले सदन में ने विधेयक को पास कर दिया है, गया वो दूसरे सदन में, और दूसरे सदन में इस समय लोकसभा, फिर या तो लोकसभा बिना किसी संशोधन के उसको पारित कर दे सीधे, तो डायरेक्ट कहां चला जाएगा, राष्ट्रपति के पास। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि लोकसभा, जो कि सेकंड हाउस है, लोकसभा किसी उसमें कुछ संशोधन कर दे और कुछ संशोधन करके उसको पारित करे, तो अब वहां पर जो फर्स्ट हाउस है उसके वो क्या करे, वो उस पर अपनी सहमति दे दे, अप्रूव कर दे, हाँ ठीक है ये अप्रूवल है हमारा, तो भी वो राष्ट्रपति के पास चला जाएगा। और तीसरी कंडीशन होगी कि जब जो सेकेंड हाउस है लोकसभा वो उसमें कुछ संशोधन कर दे और जो फर्स्ट हाउस है वो संशोधन को मानने से इनकार कर दे, ठीक, तो वहां पर क्या होगा कि वो एक विरोधाभास की स्थिति आ गई, अब वो विधेयक पास नहीं हो पाएगा। जब पास नहीं हो पाएगा तो फिर क्या बुलाया जाएगा, ज्वाइंट सेशन 108, ठीक, तो 107 ये साधारण विधेयक और 108 हो जाएगा ज्वाइंट सेशन।
फिर यदि दूसरा सदन विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर दे, दूसरा सदन विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर दे और इस संशोधन से पहला सदन सहमत ना हो, और इस संशोधन से पहला सदन सहमत ना हो तो, और इस संशोधन से पहला सदन सहमत ना हो तो विधेयक पारित नहीं होगा, एवं राष्ट्रपति विधेयक पारित नहीं होगा और राष्ट्रपति सरकार की परामर्श पर संयुक्त बैठक बुलाएगा, ठीक है। संयुक्त बैठक में 108 आर्टिकल 108, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, यदि 6 माह तक पहला सदन कोई भी कार्यवाही ना करे, तो तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। यदि 6 माह तक पहला सदन कोई भी कार्यवाही ना करे तब भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक, इसको कहेंगे हम विधेयक का डेडलॉक, है ना। हो जाएगा तो डेडलॉक, दूसरे सदन ने संशोधन करके भेजा पहले सदन के पास, अब पहला सदन उसको ना तो उसको एक्सेप्ट कर रहा है ना उसको रिजेक्ट कर रहा है, ठीक, उसको उसने होल्ड पे डाल दिया पहले सदन ने, तो यहाँ पर गतिरोध आ गया, डेडलॉक हो गया, तो अब यहाँ पर भी ज्वाइंट सेशन बुलाया जाएगा। ओके, तो ये हो गया साधारण विधेयक। अब फाइनली धन विधेयक, उससे पहले तो पानी पीना। निश्चय करने का अधिकार, धन विधेयक का निश्चय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है। धन विधेयक का निश्चय करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को है और आर्टिकल 110 में दिए गए आधार पर धन विधेयक का निर्धारण किया जा सकता है, और आर्टिकल 110 में दिए गए आधार पर धन विधेयक का निर्धारण किया जा सकता है।
पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। आर्टिकल 110 में निम्नलिखित आधार बताए गए हैं। आर्टिकल 110 में निम्नलिखित आधार दिए गए हैं। पहला पॉइंट, किसी कर को आरोपित करना, या ध्यान से चलना है। पहला पॉइंट, किसी कर को आरोपित करना, उसमें वृद्धि करना अथवा कमी करना। किसी कर को आरोपित करना, कर में वृद्धि करना या उसे में कमी करना। ठीक, ये धन विधेयक होगा। ठीक, कोई भी नया कर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, कर में बढ़ोतरी कर दी जाए, कर में कमी कर दी जाए, आप देख रहे हैं कि लोकसभा ही उसको पास कर देती है और वो लागू हो जाएगा, है ना। ओके, धन विधेयक। दूसरा पॉइंट लिखिए, भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से धन को व्यय करना अथवा धन जमा करना। भारत की संचित निधि से धन को व्यय करना अथवा धन जमा करना। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखिए, वित्तीय लेन देन से संबंधित, तीसरा पॉइंट, वित्तीय लेन देन से संबंधित अन्य विधेयक, वित्तीय लेन देन से संबंधित अन्य विधेयक। चौथा पॉइंट लिखिए, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। भारित है ना, किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर, जो कंसोलिडेटेड फंड है, उस पर ही उसको भारित कर देना, है ना। तो वो भी धन विधेयक में ही आएगा। किसी व्यय को भारत की संचित निधि पर भारित घोषित करना। डालिए प्रक्रिया, प्रक्रिया हमने आधार देखी अभी ना, प्रक्रिया। प्रक्रिया लिखिए, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा और लोकसभा से पारित होकर यह राज्यसभा को प्रेषित कर दिया जाएगा। और लोकसभा से पारित होकर यह राज्यसभा को प्रेषित कर दिया जाएगा। तो धन विधेयक है, मनी बिल, इसके संबंध में हमेशा लोकसभा ही पहला सदन होगा। इसमें ये नहीं है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत कर दिया जाए। यह साधारण विधेयक के सदन में था, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया सकता है, या तो लोकसभा या राज्यसभा, जिसमें प्रस्तुत किया जाएगा वही होगा फर्स्ट हाउस। तो यहाँ पर ये वो चीज नहीं है। धन विधेयक मनी बिल के संबंध में हमेशा लोकसभा ही फर्स्ट हाउस होगा और जो सेकेंड हाउस है वो केवल नाम मात्र का है, सेकेंड हाउस। ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए। तो भाई डालिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। ठीक है, विधेयक, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की शक्ति। पहला पॉइंट लिखिए, राज्यसभा बिना संशोधन के ही पारित कर दे। राज्यसभा बिना संशोधन के ही पारित कर दे। पारित कर दे तो विधेयक पारित हो जाएगा। देखिए, इसमें राज्यसभा से केवल फॉर्मेलिटी के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए भेजा गया। अब राज्यसभा को चाहिए तो अपनी इज्जत बचाने के लिए वो उसमें एग्री कर जाए। ठीक है, वो एग्री कर जाएगा, हाँ ठीक है हम सहमत हैं, और राज्यसभा सहमत हो जाए तो वो अपने आप विधेयक को पारित मान लिया जाएगा और भेज दिया जाएगा उसको राष्ट्रपति के पास। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि जो राज्यसभा है
वो उस पर सहमत ना हो, या फिर अगर कोई सहमति दे भी तो अमेंडमेंट के साथ सहमति दे, तो संशोधन के साथ सहमति दे। तो अब यहाँ पर लोकसभा के ऊपर निर्भर करेगा कि राज्यसभा के उस अमेंडमेंट संशोधन को वो स्वीकार कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक, तो सेकंड पॉइंट लिखिए, राज्यसभा विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर दे। राज्यसभा विधेयक को संशोधन के साथ पारित कर दे। ठीक है, राज्यसभा संशोधन को संशोधन के साथ पारित कर दे। ठीक, इसे लिखिए, यदि लोकसभा राज्यसभा के इस संशोधन से सहमत है, यदि लोकसभा राज्यसभा के इस संशोधन से सहमत है तो विधेयक पारित हो जाएगा। यदि लोकसभा राज्यसभा के इस संशोधन से सहमत है तो विधेयक पारित हो जाएगा। और यदि लोकसभा संशोधन से असहमत है, तो इस स्थिति में भी विधेयक को वैसे ही पारित माना जाएगा। तो इस स्थिति में विधेयक को वैसे ही पारित माना जाएगा जैसे लोकसभा ने पारित किया। जैसे लोकसभा नहीं, तो इसको भी वैसे ही पारित माना जैसे कि लोकसभा ने पारित किया। अब खुद लोकसभा को पूरी पावर है ना, इस तरीके से तो वैसे ही पारित माना जाएगा जैसे लोकसभा ने पारित किया था। ठीक, यानी इसका जो अमेंडमेंट है, संशोधन है, उसको निगेट कर दिया जाएगा। लोकसभा ने जिस तरीके से पारित करके उसको भेजा था वैसे ही पारित कर दिया जाएगा, उसका संशोधन समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात राज्यसभा को संशोधन का अधिकार मात्र एक सलाहकारी संस्था के रूप में प्राप्त है। अर्थात राज्यसभा को संशोधन का अधिकार मात्र एक सलाहकारी संस्था के रूप में प्राप्त है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हो गया था राज्यसभा के पावर में, राज्यसभा अगर उसको पारित कर दे। दूसरा, राज्यसभा अगर कोई संशोधन करके पारित कर दे। और तीसरा पॉइंट लिखिए, यदि राज्यसभा इस विधेयक पर 14 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो यदि राज्यसभा इस विधेयक पर 14 दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं देती है तो विधेयक को वैसे ही पारित माना जाएगा। तो विधेयक को वैसे ही पारित माना जाएगा जैसा लोकसभा ने पारित किया था। तो विधेयक को वैसे ही पारित माना जाएगा जैसा लोकसभा ने पारित किया था। ठीक है, ये हो गया धन विधेयक। अब लिखिए वित्त विधेयक। हो गया वित्त विधेयक, वित्त विधेयक आर्टिकल 117। वित्त विधेयक आर्टिकल 117। अब इसमें भी इसे भी दो श्रेणी में बांटा जाएगा, श्रेणी ए, श्रेणी बी में, है ना। तो सबसे पहले लिखिए श्रेणी ए, वित्त विधेयक आर्टिकल 117 श्रेणी ए। श्रेणी ए के वित्त विधेयक कौन है, श्रेणी बी के वित्त विधेयक कौन है। देखिए श्रेणी ए में ऐसा विधेयक जिसमें क्या हुआ, श्रेणी ए ऐसा विधेयक जिसमें
साधारण तथा धन विधेयक दोनों के प्रावधान सम्मिलित हो। ऐसा विधेयक जिसमें साधारण विधेयक और धन विधेयक दोनों के प्रावधान सम्मिलित हो, दोनों के प्रावधान सम्मिलित हो। श्रेणी ए के वित्त विधेयक होते हैं। श्रेणी ए के वित्त विधेयक होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखिए, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए, जैसे प्राथमिक शिक्षा के लिए सुधार विधेयक में, हाँ पता नहीं है तो लिखा तो है कि नहीं। तुम लोगों को अटेंड करना है सेमिनार, कोई आएगा, किसको आना है? दीपाली में। अच्छा, उनको सोशल तुम ले गए उसका और मैं ऐसा हो महिला लेके कल की प्रिंसिपल मैडम हो इतने का तो खाएंगे वो इसी के लिए बैठने की आदत है। पढ़ाते आते नहीं हो, लाले पढ़ाते नहीं है, वो इंग्लिश की लेक्चर आता है। हाँ साल में उन्होंने 1 या 2 ही ली होंगी। चलो ले लिया वो बड़ी बात है। ठीक है, देखो प्राथमिक क्या लिखा था एग्जाम्पल में? हाँ, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए आयकर पर, प्राथमिक शिक्षा में सुधार के लिए आयकर पर सेस का लगाया जाता है। आयकर पर सेस, आयकर से सेस होता है एक्स्ट्रा एक टैक्स आपसे वसूला जाता है 1% का, जिसकी जो इनकम है 1 करोड़ से ऊपर होती है तो उस पर जो है इनकम टैक्स के अलावा 1% का सेस भी लगता है। ठीक है, और वो जो सेस होते हैं ना, ये हमेशा जिस कार्य के लिए वसूला जाएगा वहीं पर उसका खर्च होगा। ये नहीं कि अगर मान लीजिए जो इनकम टैक्स पर जो सेस लग रहा है तो अब इसको एग्रीकल्चर में नहीं खर्च कर सकते या फिर किसी अन्य किसी मत पर खर्च नहीं कर सकते। वो अगर लिया जा रहा है प्राथमिक शिक्षा पर तो उसको सिर्फ प्राथमिक शिक्षा पर ही खर्च किया जाएगा, या तो प्राइमरी स्कूल के बनाने पर या तो मिड डे मील योजना में, किसी भी चीज में बच्चों को बुक्स वगैरह देने पर, ठीक है ना। हाँ, तो ये जो है उसी चीज पर ही खर्च किया जाएगा। हमेशा सेस का ये कॉन्सेप्ट होता है, जिस चीज के लिए वसूला जा रहा है हमेशा उस पर ही खर्च होगा। ओके, तो प्राथमिक शिक्षा के सुधार और निर्माण के लिए आयकर पर वसूला जाने वाला सेस। ठीक है, प्रक्रिया में देखिए, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना पर, राष्ट्रपति की पूर्व सूचना करो सही, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा एवं राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा एवं अन्य प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान ही होगी, और अन्य प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान ही होगी, और अन्य प्रक्रिया साधारण विधेयक के समान ही होगी। अभी लो श्रेणी बी, यदि किसी साधारण विधेयक को लागू करने के लिए, श्रेणी बी, यदि किसी साधारण विधेयक को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो, यदि किसी साधारण विधेयक को लागू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए, धन की आवश्यकता होती है तो इसके लिए श्रेणी बी का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। तो इसके लिए श्रेणी बी का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, और यह विधेयक भी पूर्णतः, और यह विधेयक पूर्णतः साधारण विधेयक की तरह ही,
पारित किया जाता है। और ये विधेयक पूर्णतः साधारण विधेयक की तरह ही पारित किया जाता है। ठीक, ये विधेयक पूर्णतः साधारण विधेयक की तरह प्रस्तुत किया जाता है। है डालिए संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368, संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। यह विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह विधेयक होगा क्या होगा है तो पढ़ा तो है और दिवाली में जाता है। एनडीए में कितना बता गया ना क्लास उसके पे कर रहा है, सेमिनार का अटेंड करेगा। ठीक है, मैडम को 1 घंटे के लिए इस कमरे में बैठा दिया तो बेहोश होने लग जाए। अब रफीक बाबू से करते हैं डीएम का दौरा होने वाला है, डीएम आने वाला है किसी भी दिन, हमने कहा डीएम को 15 मिनट बैठा देना, अपने आप को जॉब मिल जाएगा। लड़का नहीं आता कौन से घर लड़के पढ़ाइए कैसे स्ट्रेंथ बढ़े, हमने किया बात उसको 15 मिनट से बैठा देना, अपने आप जॉब मिल जाएगा। क्या बता रहा हूँ, अपने आप जवाब मिल जाएगा, हमें देना ना पड़ेगा, कहीं नहीं आ सकता। ठीक, संविधान संशोधन विधेयक लिख रहे हैं ना 368, एक कुछ ना, हाँ ये किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इस विधेयक पर यदि दोनों सदनों में गतिरोध है तो, और इस विधेयक पर यदि दोनों सदनों में गतिरोध है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। और इस विधेयक पर यदि दोनों सदनों में गतिरोध है तो संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। अर्थात गतिरोध की अवस्था में विधेयक लैप्स हो जाएगा। लैप्स को हिंदी में कहते हैं व्यपगत, अर्थात गतिरोध की अवस्था में विधेयक लैप्स यानी व्यपगत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, अर्थात गतिरोध की अवस्था में यह विधेयक समाप्त हो जाएगा यानी लैप्स हो जाएगा। ठीक है, तो यानी जो संविधान संशोधन विधेयक है ये किसी भी सदन में प्रस्तुत होता है, लेकिन दोनों सदनों को अलग अलग प्रस्तुत करना पड़ेगा, ये आवश्यक है। अब ये नहीं कि अगर गतिरोध हो गया तो ज्वाइंट सेशन बुला दिया जाए, क्योंकि ज्वाइंट सेशन में तो हमेशा जो लोकसभा है वही हमेशा आगे रहेगा, क्योंकि उसके सदस्य 50% प्लस 1 हो जाएंगे तो वो अपना तुरंत पास करने जाएंगे संविधान संशोधन। इसलिए कभी भी ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जाता संविधान संशोधन विधेयकों में। अगर गतिरोध आया है, दोनों सदन अगर सहमत नहीं हो रहे हैं तो वो समाप्त मान लिया जाएगा, दोबारा से फिर नए सिरे से वापस से लाया जाएगा कुछ समय के बाद। ठीक है ना, लेकिन ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता। तो ये हो गए हमारे सदन की कार्रवाइयां कंप्लीट हो गए। ठीक है, अगली बार मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। ठीक है, बस एक चीज रह गया है, अगली बार जब भी मिलेंगे 5 मिनट के लिए विधेयकों का व्यपगत होना है लैप्स होना, उसके बारे में हम लोग 4 पॉइंट है ना, तो 5-10 मिनट की चर्चा है वो हम लोग कर लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मे भी हो सकता है कि फंडामेंटल राइट हो अगले हफ्ते। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।